अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। ट्रेन की खिड़की से बाहर के दृश्य धुंधले हो रहे थे। मंद गति से ट्रेन अपनी वही बुझी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अचानक से हो आई बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकराकर धीरे धीरे बह रही थीं। जैसे जानकी के दिल का बोझ भी उसी तरह बहकर खाली होते जा रहा था। वो खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर का धुंधला दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में किसी तरह की उम्मीद या खुशी की कोई चमक नहीं थी। जैसे एक अरसे लंबे चले तूफान के बाद सब थम जाता है, ठीक वैसे ही जानकी का मन थम गया था। वह सोच रही थी कैसे उसकी जिंदगी के पिछले 4 महीने मुंबई में बीत गए। हर दिन, हर पल उसे जैसे किसी बुरे सपने में जीने जैसा लग रहा था। जब उसने मुंबई में कदम रखा था तो उसने सोचा था कि उसकी शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अधिक को जीवनसाथी के रूप में पाकर वो कितनी खुश थी, अपनी ही किस्मत पर इतराई थी। उसने अपने मन में बहुत से सपने बुने थे, एक खुशहाल जीवन का, एक प्यार भरे रिश्ते का। लेकिन आज वो कहाँ खड़ी थी। उसकी हालत एक गंदगी साफ करने वाले कपड़े के टुकड़े जैसी हो गई थी, जिसे बार बार रौंदा गया। जिसको मन आया उसने उठाकर अपनी खुशी के लिए उसका इस्तेमाल किया। जितनी उम्मीदों के साथ जानकी ने इस रिश्ते को बार बार जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसे निराशा मिली। वह अधिक के बदले बर्ताव को भूला नहीं पा रही थी। उसकी हर बात में तिरस्कार, ताने और अपमान था। उसकी शादी अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस आदमी के साथ इतनी दूर पहुंच जाएगी, जिसे कभी उसने अपना जीवन साथी माना था। ट्रेन की खड़खड़ाहट के बीच जानकी का फोन वाइब्रेट हुआ। यह आदित्य का मैसेज था। तुम ठीक हो न? मैंने तुम्हारे फोन में दवाई का लेने का रिमाइंडर डाला था। खाली, आदित्य ने लिखा। जानकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जानते हुए कि आदित्य सामने नहीं है। वह जानती थी कि आदित्य उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने उसे एक दोस्त से कहीं ज्यादा महसूस किया था। आदित्य का ध्यान रखना, उसकी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखना, ये सब उसे कुछ राहत देता था। उसने जवाब दिया, हाँ आदित्य, मैं ठीक हूँ, दवाई ले ली है। आदित्य ने फिर से लिखा, ठीक है, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। मैंने कहा था कि तुम्हें ट्रेन से नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहता था कि मैं खुद तुम्हें छोड़ता कार में। बिल्कुल झटके नहीं लगते तुम्हें। जानकी ने फिर से जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेन का सफ़र चुना सिर्फ इसलिए कि अधिक को फिर से हमारे रिश्ते को ताना देने का मौका न मिल जाए। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और बखेड़ा हो। छोटी की शादी से पहले आदित्य ने ये सुनकर समझदारी दिखाई। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना जानकी, मैं हमेशा यहाँ हूँ, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। जानकी ने एक सुकून के साथ फ़ोन साइड में रख दिया और बाहर देखने लगी। उसे अब किसी और चीज़ की फिक्र नहीं थी। उसके इस सफ़र का उद्देश्य अब सिर्फ छोटी की शादी में शरीक होना था। वह अपने माता पिता से कम बातचीत करना चाहती थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह बस यहाँ चुपचाप रहेगी, अपनी बहन के लिए। जितना हो पाए उतना वह अपने और अधिक के बारे में बातें करना टालेगी। इस बीच मुंबई में अधिक के घर में माहौल गंभीर था। कई दिनों से खामोशी सी छाई हुई थी, जैसे जानबूझकर अनहोनी को पीछे टालने की कोशिश में अधिक की मॉम लगी हुई थी। लेकिन एक शाम अधिक ने अपने माता पिता को ये साफ साफ
बता दिया था कि वह प्रिया से अगले महीने ही शादी कर रहा है और इसके चलते जल्द ही डाइवर्स का डेट अगले हफ्ते ही फिक्स हो जाएगा। अधिक के पापा ने अब अधिक को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब सब धमकी आजमा के देख ली लेकिन अधिक पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी सौम्या पर ताने कसना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच अधिक इस बार अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। जैसे उसने ठान लिया था कि वह प्रिया को इंसाफ दिला के रहेगा। उसने किसी से कोई पर्दा नहीं रखा और माँ बाप के प्रश्नों का उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया। जानकी के साथ मेरी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। यह शादी कोई शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता थी। वह समझौता जो मैंने आप दोनों के दबाव में आकर किया। लेकिन अब मैं क्लियर हूं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मुझे प्रिया से शादी करनी है और मैं जानकी के साथ ये बेमतलब के रिश्ते को अब और आगे नहीं बढ़ा सकता। अधिक की मां दिल में ही अपने आप को कोस रही थी। उन्होंने जानकी को वादा किया था कि जब तक वह वापस आएगी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अब वह जानकी को क्या मुंह दिखाएगी। अच्छा था कि जानकी अधिक की यह कड़वी जबान सुनने के लिए यहाँ मौजूद तो नहीं थी। अधिक के पापा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन अधिक अब उनकी नाराजगी से नहीं डरता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुमसे उम्मीद है कि तुम इस बार सही चीज करोगी। अपने पति की बातों में आकर किसी के दिल के साथ नहीं खेलोगी। प्रिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। अधिक की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। अधिक की बात गलत नहीं थी। अगर उस दिन अधिक के पापा की बातों में न आकर उन्होंने यह शादी रुकवा दी हो तो जानकी की यह हालत नहीं होती। उन्होंने जानकी को एक बेटी की तरह अपनाया था और अब उसे इस तरह छोड़ना उनके लिए असहनीय था। भले कितना ही दुख था इस घर में लोगों के बीच, लेकिन उनका रिश्ता जानकी से माँ बेटी से भी बढ़कर था। जानकी इस घर का हिस्सा कभी नहीं थी, अधिक ने बेरुखी से कहा। उद्धरण चिन्ह। ये बस बुरा वक्त था जो सब कुछ गड़बड़ कर गया। उसकी माँ ने थकान भरी आवाज में कहा, अधिक प्लीज, कम से कम छोटी की शादी तक सबको समय दो। सबके लिए ये कठिन वक्त है। अधिक ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद और इंतजार नहीं होगा। मैंने वकील से बात कर ली है। यह एक आपसी तलाक है। बस जानकी के दस्तखत चाहिए और ये तुरंत हो जाएगा। उस रात ही डिनर के बाद अधिक ने अपना फाइनल डिसीजन जानकी को फिर से एक वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके भेज दिया। मैंने हमारे तलाक की तारीख तय कर दी है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। दस्तखत कर दो और सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। जब जानकी ने उस वॉइस नोट को सुना तब वह छोटी की हल्दी की रस्म में बिजी थी। उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। इस बार भी उसके निर्णय की किसी ने परवाह नहीं की। ये वही जगह थी, वही स्थिति थी जैसे उसकी जिंदगी एक दुष्चक्र में फंस गई हो। उसने यह वॉइस नोट सुना और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह अंत का संकेत था और उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। अब तो जानकी को व्हाट्सएप की वॉइस नोट से डर लगने लगा था। जब जब उसे वॉइस नोट मिले थे उसका जीवन एक एक कतरा बिखरा था। लास्ट टाइम भी वॉइस नोट का कुछ रिप्लाई नहीं दे आई थी और आज भी नहीं दे पाई। बस फरमान आया और उसने मान लिया। अधिक के ख्यालों में डूबी जानकी उस रात छत पर बाकी घरवालों के साथ सोने आई तब उसको ऊपर आसमान रूबरू हुआ। साफ आकाश में अनगिनत तारों के तले वह कोसों दूर अपनी जिंदगी को तराश रही थी। उसके मन में सवालों की बौछार हो रखी थी जिसका जवाब भी वो खुद ढूंढ कर दे रही थी एक के बाद एक। अधिक से मुझे ढेरों शिकायतें हैं।
लेकिन अधिक अब अपनी पहली मोहब्बत को वापस पा रहा है। यह एक खुशनसीब बात है। प्रिया जो डिजर्व करती थी वो हक अधिक उसे अब दिलाएगा। चाहे जो हुआ, लेकिन एक बात का सुकून है कि किसी के पहले प्यार को अंजाम तो मिला। लेकिन मेरे पहले प्यार का क्या? शायद यही सच्चा प्यार है जिसमें दूसरे इंसान की खुशी के लिए हम सब त्याग दे। तभी जानकी ने करवट लेते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे से धीरे धीरे कहा, अब सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, जिसमें बस हम और तुम होंगे। मेरे लिए तुम्हारा प्यार काफी है मेरे बच्चे, और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सही करूंगी। हम बस आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे दिन जब शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे तब जानकी को अपनी शादी और पहले की यादें ताज़ा हो आई। उसकी सहेलियां उसे घेर ली थी। उनके मुंह से अधिक जीजू की तारीफें खत्म नहीं हो रही थी। सब अधिक को मिलना चाहती थी। जीजू के साथ गोलगप्पे खाने का भी प्लान बनाया था। लेकिन जब जानकी ने अधिक की व्यस्तता के चलते उसके शादी में शामिल नहीं होने की बात कही तब सब उदास हो गई। जानकी भी फीकी मुस्कुरा दी। फिर भी सहेलियों का एक साथ वक्त बिताकर उसे कुछ पल के लिए अपनी जिंदगी की तकलीफों से छुटकारा मिला। हर बार जब वह अपने अतीत के बारे में सोचती, उसे अपने रिश्ते की जहरीली सच्चाई का एहसास हो आता। चाहे कितना ही जानकी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जो उसके दोस्त नहीं देख पा रहे थे। लेकिन वह जानती थी कि इस दर्द से उबरना आसान नहीं होगा। इतने झूठ और इतनी उलझनों के बीच उसने अपने दिल को बस एक बात से सहला रखा था, ही ये समय भी बीत जाएगा। मुझे सिर्फ छोटी के लिए यहाँ रहना है। फिर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी मेरी नन्ही सी जान के लिए। जैसे सोचा था ठीक वैसे ही जानकी ने अपने माँ और पिता से जितना हो सके उतना कम बातचीत की। वो मन ही मन उन्हें दोषी ठहरा रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें उनका हाथ था। वह चाहते तो अपनी लालच को एक तरफ रखकर जानकी की जिंदगी को संवार सकते थे। जानकी का रोम रोम अकेला हो गया था। वो अपने माँ बाप के पास होते हुए भी खुद को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि जाकर अपने मन के सारे सवालों के जवाब अपने माता पिता से मांगे, लेकिन छोटी की शादी की तैयारियां देखते हुए उसने खुद को इन भावनाओं से दूर रखा। धीरे धीरे जानकी अपने दिल में एक नई उम्मीद और शक्ति को जगह दे रही थी। अपने बच्चे के लिए उसने खुद से वादा किया था कि वह इस अंधेरे से बाहर निकलेगी। अपने हर आंसू को अंदर समेटकर उसने हर दिन अपने बच्चे के लिए जीने का फैसला किया था। जब शादी की रस्में शुरू हुई तो हर छोटी से छोटी बात उसको अपनी शादी के दिनों में वापस ले आई। शादी का जोड़ा, काली मेहंदी, मेहंदी में छिपा हुआ अधिक के नाम का पहला अक्षर, शादी के कपड़ों की पैकिंग, हनीमून की तैयारियां, पार्लर वाली बातें। वो दिन और उन दिनों का मीठा गम जब एक लड़की सब कुछ छोड़कर अपने लिए एक नया घर संसार बनाने आगे बढ़ती है। पीछे छूट रहे अपने लोग, यादें, परिवार। छोटी के चेहरे की खुशी देखकर उसे अपनी खुशी याद हो आई। जब लाइफ बहुत आसान थी, बस मुंबई जाना था और एक नए सपने की शुरुआत करनी थी अपने हमसफर के साथ। जिंदगी कितनी मासूम थी, जैसे होनी चाहिए थी। और एक आज का दिन है जो एक कड़वी सच्चाई में तब्दील हो गया था, जिससे वह लगातार दूर भाग रही थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सब बस कुछ दिनों की बात है। जल्द ही वह वापस अपनी जिंदगी में लौटेगी, और तब वह अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक नई शुरुआत करेगी। शादी का दिन भी आ गया। वह अपनी कश्मकश को एक बाजू कर छोटी की खुशी में शामिल हो गई। रात को जब विदाई हो गई और सब घर वापस आ गए तब उसके सीने से एक बड़ा बोझ जैसे उतर गया।
अब आगे उसे और कोई बात का उसे डरे न था। जानकी अगले दिन ही ट्रेन से वापस मुंबई जाने वाली थी। बेटी का विदाई के बाद घर के कोने कोने में चली आती मायूसी को जानक ने महसूस किया। कुछ रिश्तेदार कुछ और दिन रुककर वापस जाने वाले थे। उसने उस रात मायूसी और थकान में चकनाचूर हो रखे परिवारजनों को मैंगो मिल्कशेक बनाकर पिलाया। माँ के जलते कलेजे को जैसे गहरा सुकून हो आया। रात में जब सब सोने चले, जानकी ने भी अपनी बैग पैक कर ली। इतनी देर में फोन वाइब्रेट हुआ। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, एक सरप्राइज है, अपने कमरे की बालकनी में बाहर आओ। आदित्य का इतनी देर रात गए मैसेज देखकर जानकी चौंक गई। वह जल्दी से बालकनी में चली आई। दूर नीचे आदित्य अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा, हाथ में छोटा सा विनी द पूह का सॉफ्ट टॉय, जो जानकी ने आदित्य को कॉलेज में गिफ्ट किया था, लिए हाथ ऊपर की ओर हिला रहा था। आदित्य को वहां देखते ही जानकी के सारे सुकून जैसे एक साथ लौट आए। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अचानक से उसे बड़ा तेज आइसक्रीम खाने का मन हो आया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। आदित्य का कॉल था। हेलो, तुम यहाँ? एकदम से जानकी ने फोन उठाकर आदित्य कुछ बोले उससे पहले ही सवालों की जड़ी बरसा दी। यस माय डियर गुड्डू, मैं कुछ काम के लिए आया था और कल तुम्हें साथ लेकर मुंबई वापस जाऊंगा। हम साथ में चलेंगे, आओगी न? लेकिन कल का बुकिंग वो मैं देख लूंगा। एक ही शर्त पर आऊंगी। जानकी के मुंह से मस्ती भरी बातें, वो भी शर्त लगाने वाली, सुनकर आदित्य हैप्पीली चौंक गया। ये तो पहले वाली जानकी थी एकदम। एक नहीं 1000 बताओ, आदित्य ने थोड़े मस्ती के मूड में कहा। मुझे कॉर्नर हाउस की कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम ला दोगे प्लीज? अभी के अभी। हा, अभी गया और अभी आया मैडम। आदित्य ने दूर से ही गाड़ी को मोड़ा और आइसक्रीम लेने निकल गया। एक बार फिर से जानकी अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ रही थी। पहले वो थोड़ी सहमी, डरी भी। डर था कि फिर से जिंदगी उससे उसकी खुशियां छीन न ले। लेकिन फिर हिम्मत करके वह आग बढ़ी। तभी उसके फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हे जानकी, मैं प्रिया, बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जानकी को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि प्रिया कभी उससे संपर्क करेगी। उस रात शादी के बाद वह अपनी जिंदगी के कुछ धुंधले पलों से जूझ रही थी। जब अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ, वो उस वक्त आदित्य के बारे में सोच रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर आधा चला आया मैसेज देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया जैसे कोई पुरानी दबी चोट फिर से उभर आई हो। प्रिया, अधिक की पहली मोहब्बत, जो अब उसके जीवन में वापस आ रही थी, उससे संपर्क कर रही थी। क्यों? इस सवाल ने उसकी नसों में हलचल मचा दी। उसने धीरे से मैसेज खोला और पढ़ा। हेलो जानकी, होप यू रिमेंबर मी, आई एम प्रिया। हाय प्रिया। जानकी ने जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो ऐसे डर के साथ रिप्लाई किया। अधिक ने मुझे बताया है कि तुम अधिक की कजिन हो और उसके घर पर रहकर पढ़ाई कर रही हो। एक्चुअली मुझे कुछ जानना है। प्रिया का मैसेज पढ़कर जानकी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह चाहती थी कि उस पल में वह सीता मैया की तरह जमीन में समा जाए। अब उसे आगे और कुछ नहीं सुनना था। जिसका बच्चा उसके पेट में पल रहा था, उस इंसान ने जानकी के वजूद को मिट्टी में मिला दिया था। उसको अपना कजिन कैसे बता सकता था अधिक? क्या अधिक को एक बार भी उनके बीच कटे लम्हों की याद नहीं आई होगी, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम करने चला था? जानकी का गला फिर से भर आया और इस बार की जकड़न इतनी गहरी थी कि थैंक नीचे नहीं उतर पा रहा था। और प्रिया के इस प्रकार अचानक से आए हुए मैसेज से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो किसी भयानक खुलासे की कगार पर खड़ी हो। प्रिया सीधे उससे बात कर रही थी।
और यह बात जानकी के लिए असहनीय थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया उसके जीवन में इस तरह से दाखिल होगी। और फिर अधिक ने प्रिया से इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छिपा के रखी है? क्या और एक झूठ के ऊपर वह फिर से नया रिश्ता बनाने चला है? जानकी को अपनी आंखों के सामने उसकी शादी का दिन आ गया जब एक बहुत बड़ा सच उसके सामने आया था और वह टूट गई थी। क्या वह दर्द से प्रिया को भी गुजरना पड़ेगा? जानकी का सिर भारी हो रहा था। उसने सोच रखा था कि वह प्रिया का कभी सामना नहीं करेगी, चाहे उसकी किस्मत में आगे जो भी लिखा हो। ये दोनों जिंदगियां हमेशा अलग रहेंगी क्योंकि उनके आपस में मिलने से तूफान उठ सकता था। लेकिन अब जब प्रिया उसके सामने आ ही गई थी तो इस स्थिति से कैसे निपटेगी, यह बात को सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। उसे अधिक का कहा साफ साफ याद था कि वो उनके रिश्ते के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बोलेगी। और जानकी ने छोटी की शादी के वास्ते वह बात मान भी ली थी। लेकिन अब वह खुद को इस उलझन में फंसा महसूस कर रही थी। इंसानियत के नाते वह चाहती थी कि प्रिया क्या कोई भी लड़की को अपना रिश्ता झूठ के मायनों पर शुरू ना करना पड़े। प्रिया का अगला मैसेज उसकी बेचैनी को और बढ़ा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें मुझसे छिपाई जा रही हैं। तुम तो अधिक को काफी समय से जानती हो। तुम्हारा भाई है वो। तुम क्या मेरी एक मदद करोगी? जानकी के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी भारी बोझ के नीचे दब गई हो। प्रिया को शक हो रहा था। वह जानती थी कि सच्चाई छिपाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह प्रिया के सवालों का कैसे जवाब देगी? उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने जवाब टाइप किया, हेलो प्रिया। हाँ, हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, लेकिन अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? उसने छोटे से जवाब में सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह प्रिया के सवालों से बच नहीं सकती। प्रिया के दिल में अब भी सवाल बाकी थे और यह बात जानकी को बेचैन कर रही थी। प्रिया का तुरंत जवाब आया, ठीक है, लेकिन जानकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अधिक मुझसे कुछ छिपा रहा है? वो हमारी शादी को लेकर इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? तुम कब मुंबई आओगी? मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। जानकी का दिल जैसे धराशायी हो गया। उसने खूब सोचा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले, लेकिन जानकी की इंसानियत ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया कि क्या सही है और क्या गलत, और वह हर हालत में सच्चाई का साथ देगी। वह अपने जैसा रिश्ता किसी और के लिए कभी नहीं चाहेगी, चाहे फिर वो औरत उसका रिश्ता तबाह करने वाली ही क्यों न हो। सच्चाई बताना ही अब सही रहेगा। जानकी ने तय कर लिया कि जब भी वो प्रिया से मुंबई में मिलेगी तब वो सब कुछ साफ साफ सामने रखेगी। उसने फोन को बंद किया और एक गहरी सांस लेकर अपने प्यारे टैडी को गले लगाकर करवट लेकर जानकी नींद के हवाले हुई। अगले दिन सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थीं, और हल्की ठंडी हवा की लहरें जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। आज जानकी को मुंबई के लिए निकलना था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। एक ओर अपने बच्चे से मिल रहा एक गहरा सुकून और दूसरी ओर सब कुछ बिखरने का हल्का सा दर्द। उसने अपने सारे सामान को पैक कर लिया था। बैग के अंदर उसकी जिंदगी के बीते पलों की एक झलक थी, कुछ कपड़े, कुछ जरूरी सा मान और ढेर सारे बिखरे हुए सपने। ठीक 7 बजे आदित्य उसे लेने आ पहुंचा। आदित्य सफेद शर्ट और ब्लू कॉर्डरॉय पैंट पहने हुए था। उसकी शर्ट की सफेदी सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने हल्का परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू हवा के साथ जानकी तक पहुंच रही थी। यह महक जानकी के दिल में एक सुकून भर रही थी, और उसे आदित्य की मौजूदगी और भी खास लगने लगी थी। जैसे ही वह कार में बैठी,
उसने महसूस किया कि इस सफ़र में वो अकेली नहीं है, लेकिन उसका खास दोस्त आदित्य भी हर कदम पर उसके साथ रहेगा। कार के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था और धीमे धीमे क्लासिक हिंदी गाने रेडियो मिर्ची पर बज रहे थे। ये गाने उस पुराने दौर की याद दिला रहे थे जब जीवन की छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी लगती थीं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, जैसे गीतों ने सारे गमों को पीछे छोड़ने को मजबूर कर दिया था। और जानकी की आंखों में एक हल्की चमक सी उभर आई थी, जैसे कि वो अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हो। हौले हौले आगे बढ़ रही गाड़ी से जानकी पीछे छूट रही हरियाली में जैसे खोसी गई थी। जानकी ने आज हल्के गुलाबी रंग का चिकनकारी का शिफॉन जॉर्जेट का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी सादगी और नजाकत झलक रही थी। कानों में लंबे झूमते हुए सिल्वर रेप्लिका के झुमके थे, जो उसकी सादगी को एक अलग ही सुंदरता दे रहे थे। झुमके जब भी हिलते तो उनकी हल्की खनक जानकी के कानों में एक मीठी सी ध्वनि बिखेर देती। वो अपने आप में बेहद प्यारी लग रही थी। गले में इन्फिनिटी सिंबोलाइज कर रहा डायमंड के पेंडेंट वाला एक कोमल सा छोटा सा एक सेर वाला मंगलसूत्र पहन रखा था, जो उसकी बीती जिंदगी के गमों की गवाही दे रहा था। आदित्य की मौजूदगी में वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं वह जानती थी कि यह सफ़र न सिर्फ मुंबई की ओर था, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर भी आगे बढ़ रहा था। जानकी के जहन में चल रहे कई सवालों के बीच आदित्य ने तारांकन उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो हम वापस मुंबई जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर ए सरप्राइज? सुकून से सर सिट पर ढाले बैठी जानकी ने सरप्राइज शब्द सुनते ही आदित्य की और कंफ्यूजिंग नजरों से देखा। भूल गई? इतने सारे ऑर्डर्स? तुम्हारे ऑर्डर्स को हमने डिलीवरी के लिए भेजने से पहले कुछ इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग कैंपेन की तरह प्रमोट किए थे और उसमें लोगों का बहुत अच्छा प्रतिभाव मिला। तुम्हारे वर्किंग मॉम थीम को बेस्ट क्रिएटिव बिजनेस आइडिया का अवार्ड मिल रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स यंग टर्क्स प्रोग्राम के तहत। और तो और गैस करो कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं दिन के। आदित्य की ये बातें सुनकर जानकी जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई। उसकी खुशी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के रूप में फैल गई। कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूल गई और कई दिनों बाद उसकी आंखों में चले आए खुशी के आंसू महसूस कर वो खुद भी काफी हैरान थी। कई दिनों से दर्द जैसे दिल और दिमाग पर हावी होकर बैठा था। जानकी जैसे हंसना और खुश होना एकदम भूल ही गई थी। जानकी के सपने अब उड़ान भर चुके थे। बताओ जल्दी कितने? गले में उभर आए इमोशंस को निगलते हुए जानकी ने पूछा। हा, दिन के 1000 ऑर्डर नए मिल रहे हैं। हमने तो वेंडर्स के साथ पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ताकि सप्लाई कम ना पड़े। आदित्य के मुंह से निकल रहा हर एक शब्द जानकी ध्यान से सुन रही थी। जानकी ने अपने छोटे से सपने को उड़ान भरता देख कार ड्राइव कर रहे आदित्य को जोर से हग कर लिया। जब जीवन में सब बिखरता है तब कुछ अपना जब उड़ान भरता है, छोटी सी ही सही, वह जीने की उम्मीद में तब्दील हो जाता है। और फिर जानकी के लिए वह और भी ज्यादा खास था, क्योंकि वह इस बिजनेस में अपने बच्चे का भविष्य देख रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू, और मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए भी थैंक यू। आदि, सच में तुम्हें आइडिया नहीं है कि मुझे तुमने कितना संभाला है। मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कहते हुए जानकी की आंखें फिर भर आई। बस गुड्डू, देख तेरा काजल भी अब तो बह चला। आदित्य ने इमोशनल हुई जानकी की आंखों से आंसू पोंछे और फिर से एक मस्ती भरी बात छेड़ दी। एकदम से मिली खुशखबरी का छोटा सा यश वह अपने पेट में पल रही वह नन्ही सी जान का ओ भी देना चाहती थी। उसका हाथ एकदम से अपने पेट पर चला गया और हौले हौले उसे सहलाने लगी, जैसे मन ही मन जानकी अपने बच्चे को उसकी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया कर रही हो। कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई।
तो सफ़र और भी सुहाना हो गया। बूंदाबांदी से सड़कों पर जैसे नमी की महक उठी हो और माहौल अचानक से बुझदिल रोमांटिक हो गया। आदित्य ने गाड़ी साइड में रोकी और कहा, चलो, इस मौसम में गरम पकौड़े और चाय तो लेना ही पड़ेगा। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? जानकी को भी पकौड़े का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मौसम ही वैसा हो रखा था। वे एक ढाबे पर रुके। आदित्य ने जानकी के लिए चाय और पकौड़े मंगवाए। जानकी ने पकौड़े की तरफ देखा और फिर तेजी से एक के बाद एक उठाकर मुंह में धूसने लगी, जैसे कई दिनों से खाना नसीब न हुआ हो। अरे मैडम, धीरे। आदित्य जानकी को ये करते देख मन में ही हंस दिया। आसपास खड़ा कोई भी मुसाफिर बता देता वह अनकहा प्यार जो आदित्य की नजरों में था। आदित्य ने भी चुपचाप एक पकौड़ा उठाया और एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा। आदित्य ने जानकी की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, शांत और गंभीर मिजाज वाला 50% टाइम और बाकी के टाइम ऐसा बिल्कुल मस्तीखोर। हा हा हा, मैं तो चाहता हूँ कि यह एक प्यारी सी बेटी हो जो तुम्हारी तरह बुद्धिमान और तेज हो। एक नन्ही सी जानकी उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराए और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आदित्य ने चाय का कप जानकी को हाथों में पकड़ाते हुए धीरे से कहा, गुड्डू, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए हमेशा साथ रहूं। तुम चाहे जो भी फैसला लो, मैं इस नन्ही सी जान को दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करता है। जानकी ने आदित्य की आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि आदित्य के शब्दों में एक गहरा प्यार था। वह जानती थी कि आदित्य उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वह फिलहाल इस स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहती थी। उसने धीमे से आदित्य का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे पता है आदि, तुम हमेशा से मेरे साथ रहे हो, चाहे वक्त कैसा भी हो, और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू हम दोनों की तरफ से। जानकी ने अपना हाथ पेट पर होले से सहलाते हुए कहा। जानकी को उसकी फीलिंग्स का जवाब देते देख आदित्य की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बीच मुंबई में अधिक और प्रिया ने मिलकर उनकी शादी की तारीख तय कर ली थी और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन प्रिया के दिल में शंका की एक छोटी सी लकीर बननी तब शुरू हुई थी जब अधिक ने शादी की हड़बड़ी के बारे में किए गए उसके सवालों का जवाब देने के बदले उल्टा उसको ही डांट दिया। अधिक के बदले बर्ताव को परखने की कोशिश करती हुई प्रिया एक दिन अधिक से पूछी, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हमें शादी छोटे पैमाने पर करनी है? अधिक ने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत का आवरण उड़ते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी डियर वाइफ बनाना चाहता हूँ, यही वजह है और कुछ नहीं। लेकिन प्रिया की आंखों में वह शंका अब भी बाकी थी। अधिक के घर वो जब भी जाती तो उसको अजीब फीलिंग्स आती, जैसे अधिक के घर वालों को उसका आना सही न लगा हो। अधिक की मॉम का रूखा बर्ताव, पापा का कभी मौजूद न रहना, यहाँ तक कि दीनू भैया भी उसे दयाभरी नजरों से देखते थे। प्रिया के मन में उठ रहे सवालों को अधिक ने नजरअंदाज कर दिया। प्रिया और उसके घर वालों को कोई डाउट न हो इसलिए अधिक ने सोशल मीडिया से उसकी और जानकी की शादी और उसके बाद साथ वाली हर एक याद को मिटा दिया। जानकी के परिवार, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई सच्चाई का टुकड़ा प्रिया तक न पहुंच सके। वो अब किसी भी हाल में अपनी सच्चाई से दूर भाग रहा था और खुद को यह विश्वास दिला रहा था कि वह सही कर रहा है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, अधिक ने खुद से मन ही मन कहा। मुझे प्रिया चाहिए और मैं उसे किसी भी कीमत पर पाऊंगा। यह मेरी जिंदगी है और मैं इसका फैसला खुद करूंगा। यहाँ सूरत मुंबई एक्सप्रेसवे पर जब जानकी और आदित्य मुंबई पहुंचने के रास्ते पर थे तो उनकी कार एक टोल टैक्स पर आकर रुकी। जानकी की नज़र बगल में खड़ी गाड़ियों की लाइन में से एक कार पर पड़ी। उसमें एक कपल था।
जो एक दूसरे का हाथ थामे बैठा था। उनके बीच प्यार और अपनापन था, जो जानकी के दिल को गहराई तक छू गया। वो उन्हें देखती रही और उसके दिल में खालीपन का एक मासूम सा गम हो आया। कपल की गोद में कुछ सामान था, शायद उनके आने वाले बच्चे के लिए। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे दुनिया की हर चीज से बेखबर हों। दूर से ये सब देख रही जानकी को अचानक महसूस हुआ कि वो अपने बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे पाएगी। उस कपल का प्यार, उनकी नज़दीकी, जानकी को अपनी जिंदगी की हकीकत से रूबरू करा रही थी। आदित्य ने एक नज़र में उसकी तकलीफ को समझ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे धीरे जानकी का हाथ थाम लिया। जानकी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। आंखें बंद करके जानकी ने सर सीट पर ढाल दिया। उसने आदित्य की हथेली की गर्माहट को महसूस किया और उसके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। सफर के दौरान जानकी आदित्य के कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन सपनों में कुछ और ही चल रहा था। उसने सपने में देखा कि वो आदित्य के अपार्टमेंट में है। आदित्य बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर डकार दिलवाने की कोशिश कर रहा था। रो रहे बच्चे को वो बार बार प्यार से जानकी की ओर उंगली करके दिखा रहा था, मम्मा यहाँ ही है। बच्चा, उसकी केयर में जानकी को वो सुकून महसूस हो रहा था जो वह वास्तविक जीवन में खो चुकी थी। ब्रेक लगने से जब जानकी अचानक नींद से जागी, उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ड्राइव करने में बिजी था। पहली बार जानकी ने आदि को अपने बच्चे के पिता के रूप में देखा। आदित्य की ओर आ रही थी, लेकिन अब उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुंबई पहुंचने वाले थे तभी जानकी का फोन बज उठा। अधिक का मैसेज था, हैश मैडम, अगर आज घर पहुंच रहे हो आप तो कृपया कर बताने का कष्ट करें। मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। अधिक का रूखापन उसके मैसेज में भी झलक रहा था। आज जानकी ने भी सोच रखा था कि वो सबको उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में बता देगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।